गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारा चैनल है गुरु ज्ञान विद पाठक सर। आज हम आप लोगों को इंटर के महत्वपूर्ण बायोलॉजी के क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे जो इसमें 2025 के बोर्ड में आने की संभावना 100% है। तो पहले लेसन पे पहुंचते हैं। पहला लेसन है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। इसमें देखना क्या है, पहले सबसे पहले इसको देखना है कि इसमें क्या है। तो इसमें है पुष्प आवृत्तियों का एक आकर्षक अंग है, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। तीसरा टॉपिक है दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। चौथा टॉपिक है निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। और पांचवा टॉपिक है असंग जनन एवं बहुभ्रूणता, जो कि ये पांचों टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या हम जानते हैं, भाग्यशाली नहीं है कि हम पादप लैंगिक प्रजनन है। असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से एक टकटकी लगाकर देखते हैं और सूंघते भी हैं तथा जिनको महक से हम मदहोश हो जाते हैं, इनके भरपूर अंग आदि सभी बातें उनके लैंगिक प्रजनन में सहायक होते हैं। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है, सभी पुष्पीय पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। पुष्प क्रमों या पुष्पों तथा पुष्पीय अंगों को संरचना की विविधता पर एक ही दृष्टि डालें तो यह अनुकूल को एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं। अब आइए पहला देखते हैं। पहला टॉपिक है पुष्प आवृत्तियों का एक आकर्षक अंग है। जैसे देखिए, प्राचीन काल में ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकटतम संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। यह मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक रहे हैं। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाएं जिनका आभूषण या श्रृंगारिक महत्वपूर्ण हो तथा इन्हें घर में रखें। अब देखिए, इसमें जो पहला है तो इसके बारे में बताया गया है कि चित्र 1.1 देखेंगे कि पुष्प के LM का आरेखीय निरूपण। क्वेश्चन आता है कि पुष्प का LM का आरेखीय निरूपण करिए। जैसे कोई बगीचे में उगाया जाता है तो आप 5 उन पुष्पों को भी बता करेंगे जिनके परिवार द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान उपयोग किया जाता है। क्या आपने कभी पुष्पों की खेती या फ्लोरिकल्चर या पुष्प के बारे में सुना है? अगर जाना है तो देखिएगा इसका क्या तात्पर्य है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकारियों या भ्रूणीय आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। आपने कक्षा 11 में इसके बारे में पढ़ा भी है। तो विभिन्न अंगों के बारे में, अध्याय के बारे में अब आगे वाला जो है क्वेश्चन या टॉपिक उसके बारे में देखेंगे। तो दूसरा टॉपिक है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होते हैं। ये पूर्व या तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। हार्मोनल संरचनाएं परिवर्धनों के शुरुआत में होने वाली, इसके फलस्वरूप पुष्पीय आधार फ्लोरी या प्राइमेडियम के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होने या पुष्पकण की संरचना जो पुष्पीय कलिकाओं के बाद से पुष्प की धारण करती है। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमांग या जायंग कहलाती हैं। विभेदन एवं विकसित रहती हैं। आप याद करें कि पुमांगों में भरपूर पुंकेसरों का गोला एक चक्कर नर जनन अंगों का तथा जायंग स्त्री मादा जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करती है। अब इसमें टॉपिक 1 देखेंगे, पुंकेसर जिसे हम लघु बीजाणुधानी तथा परागकण कहते हैं। यह क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा में आते रहते हैं कि पुंकेसर या लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं और परागकण क्या होता है। तो इसमें जो फिगर बना हुआ है इसमें यह पुंकेसर का एक परागकोश बना हुआ जिसमें त्रि-आयामी अनुभाग के बारे में बताया गया है। इसको आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। फिर थोड़ा बहुत इसमें टॉपिक हम समझा देते हैं। पुंकेसर 2 भागों में विभक्त होता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु होता है जिसे हम फिलामेंट के नाम से जानते हैं। और अंतिम सिरा जो होता है उसे सामान्यतः द्विपाली संरचना या परागकोश कहा जाता है। एक प्रारूपिक आवृत्ति परागकोश द्विपालिक होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं, अर्थात ये कोष्ठकीय होते हैं। प्रायः एक अनुलंब खांच या परागकोश के एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा अनेक संरचनाओं को समझ सकते हैं।
परागकोश एक 4 दिशीय या चतुष्कोणीय संरचना होती है। इसमें 4 कोनों पर लघुबीजाणुधानी सम्मिलित होते हैं जो प्रत्येक पाली में होते हैं। लघुबीजाणुधानी को अगले विकसित वाले परागपुटी या पोलन सेक्स बन जाती है जो कि अनुलंबन या परागकोश की लंबाई पर ही निर्धारित की जाती है। लघुबीजाणुधानी की संरचना देखेंगे क्या होता है। तो एक अनुप्रस्थ काट के एक प्रारूपी लघुबीजाणुधानु बाह्य रेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होते हैं। ये सामान्यतः 4 भित्तियों में आवृत होते हैं और जिसे हम बाह्य त्वचीय या एंडोथेसिस, अंतरथेसिस मध्य तथा टेपिटम बाहर की ओर से 3 होते हैं जो कि कार्य करते हैं। परागकोश के स्फुटन में मदद का परागकोश अवमुक्त करती है जिससे आंतरिक पत्र टेपिटम होता है। यह विकासशील परागकोश के पोषण देती है। जो टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य में साइटोप्लाज्म में भरे होते हैं और सामान्यतः एक से अधिक होते हैं। अब फिगर आप लोग देख करके समझ सकते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है आप लोगों का। तो अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है कि जैसे एक आवश्यक परागकोश का अनुप्रस्थ काट इसमें बना हुआ है जो कि इसमें प्रदर्शित किया है कि भित्तियों को प्रदर्शित कर एक लघुबीजाणुधानी किस प्रकार से होती है, कैसे उसका परागकोश होता है। इसका अनुप्रस्थ काट के बताया गया है। केंद्रकों से युक्त होती हैं। ये क्या होती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा केंद्रक बने होते हैं। जो रेड कलर के हैं वो सब क्या हैं, लघुबीजाणुधानी के कोशिका हैं जो फिगर द्वारा आपको बताए गए हैं। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब यह घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह जिसे हम बीजाणुजनक ऊतक कहते हैं बीजाणुधानी के केंद्रक में स्थित होते हैं। लघु बीजाणु जनन जैसे परागकोश विकसित होते हैं। बीजाणु जनन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन तथा सूक्ष्म जीवाणु चतुष्कोशीय बने होते हैं जिन्हें हम कोशिकाओं का सूत्रगुण कहते हैं। जैसे कि बीजाणु जनक ऊतक को प्रत्येक कोशिका का लघु बीजाणुधानी या चतुष्कोणीय वृद्धि करने में सक्षम होते हैं। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मृत कोशिका होती है और एक पराग मृत कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुधानी के निर्माण को प्राकृतिक और लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और लघु बीजाणुधानी जो होता है वो चतुष्कोणीय होता है। मतलब ये 4 प्रकार से होते हैं जैसे कि परागकोश परिपक्व एवं स्पर्शित होते हैं जिसे हम लघु बीजाणुधानी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब आता है क्या, अगला आता है परागकोश। परागकोश के बारे में देखिए क्या होता है। तो जैसे परागकोश जो होता है वो नर युग्मों में प्रदर्शित करता है। यदि आप हैबिस्कस गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपने अंगुलियों के पीले रंग के पाउडर जैसे उपकरणों को पाते हैं। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह परागकोश छिड़कें और एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो आप निश्चित ही रूप से परागकण विन्यास, आकार, रूप, रंग एवं बनावट में भिन्न देखेंगे। जैसे आपने सरसों के पुष्प को देखा है तो सरसों के पुष्प जब फूल खिलते हैं तो उसके जो पीले आकार के पुष्प होते हैं जो उसमें हाथ रखिए तो आपके हाथ में पीले रंग लग जाएंगे और ऐसे जो रंग लगते हैं तो उन्हीं को हम पराग कण कहते हैं। ऐसे पराग कण अब एक दूसरे में पहुँचते कैसे हैं, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में, तो यह मधुमक्खियों के द्वारा, मक्खियों के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा एक दूसरे से पहुँचते हैं तो उसमें फल और फूल अपने आप बनना शुरू हो जाता है। परागकण सामान्यतः गोलाकार गोलीय होते हैं जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है जिसमें हम सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है जिसे कठोर बाहरी भित्ति या बाह्य चोल कहते हैं। अब इसमें फिगर द्वारा आप लोगों को समझाया गया है। सबसे पहले वाले जो रेड कलर का है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम केंद्रक कहते हैं। अब नीचे वाले में बताया गया है जो ऊपर 2 कोष्ठक बने हैं तो उसको राजधानी कहते हैं। फिर नीचे तीसरे वाले स्टेप में देखिए तो तीसरे वाले स्टेप में लिखा हुआ है एसीमेट्रिक तंतु। ये जो रेड कलर का है उसे क्या कहते हैं, वो तंतु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो आगे देखिएगा। आगे बताया गया है स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी, बीजांड तथा भ्रूणकोश। अगला टॉपिक जो है आप लोगों का, तो इसमें देखिएगा फिगर द्वारा समझाया गया है कि गुड़हल के विक्षेपित पुष्प में स्त्री केसर का प्रदर्शन कैसे। स्त्री केसर, तो ये जो बीच वाला जो है वो आ नंबर, किनारे जो पहले सबसे पहले आ नंबर देखेंगे तो आ नंबर को ही स्त्री केसर कहते हैं
उसके बाद फिर जो बा नंबर है उसको हम कहते हैं पैवर या बहुअंडपी। इसमें बहुत सारे अंडप हैं, अंडप जिसे जो कि स्त्री केसर में पाए जाते हैं। जो ऊपरी वाले हिस्से जो खिले हुए हैं ना वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र के अंतर क्या पाए जाते हैं, स्त्री केसर, जिसी को हम अंडप कहते हैं। 7 नंबर में देखेंगे जिसे हम मलाइचेरिया या बहुअंडपी या वियुक्त अंडपी स्त्री केसर के रूप में जानते हैं। इसमें बहुत सारे अंडप दिखाई दे रहे हैं। अगला देखेंगे दा नंबर में, तो एक रूपी प्रतीपीय या बीजांड का चित्रात्मक दृश्य, जैसे जो ऊपर अंडप बने हैं ना उसका एक छोटा सा कण जिसे हम अंडपीय के नाम से जानते हैं। जायंग पुष्प की स्त्री जननांग का प्रतिनिधित्व करती है। जायंग एक स्त्री केसर, एक अंडपी या बहुस्त्री केसर, बहुअंडपी होती है। जहाँ पर ये एक से अधिक होते हैं वहाँ स्त्री केसर आपस में संकलित या युक्तांडपी हो सकते हैं। अगर आपस में 2-3 मिल जाए तो उसे हम संकलित या युक्तांडपी कहते हैं, और अगर एक ही अकेला रहे तो उसे हम क्या कह देंगे, अंडपी कहेंगे, और बहुत सारे हो जाएं तो उसे हम बहुअंडपी कहते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। पहले भाग को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, दूसरे को वर्तिका और तीसरे को अंडाशय कहते हैं। वर्तिकाग्र परागकणों के आवरण मंच का काम करता है। वर्तिका के एक दीर्घावृत्त पतला इकारा भाग होता है जो कि वर्तिका के नीचे होता है। स्त्री केसर के आधार पर उभरा फूला हो या अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होता है। गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर आपरा, जिसे हम नाल कहते हैं, आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। आपरा की परिभाषा एक प्रकार के स्मरण करें तो आपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी, जिसे हम सामान्यतः बीजांड कहते हैं। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या 1, जैसे गेहूं, धान, आम से लेकर अनेक पपीता, तरबूज तथा आर्किड तक हो सकते हैं। ज़्यादातर जो अनाज वाले फसलें होती हैं वो क्या होती हैं, एक ही अंडपी होती हैं, मतलब एक ही होते हैं। और जो मतलब दालें, दलहनी फसलें होती हैं, तिलहनी फसलें, उसमें बहुअंडपी होते हैं क्योंकि वह 2 बीजपत्री होती है। अगला आता है गुरु बीजाणुधानी, जिसे हम बीजांड कहते हैं। आइए एक प्रारूपी अवृत्त बीजी बीजांड की चित्र दा वाला देखते हैं, जिसमें हम बताए थे कि एक प्रारूपी प्रातीय जो बीजांड का चित्रात्मक दृश्य, तो उसमें क्या दिया हुआ। संरचना में परिचित हों कि बीजांड एक छोटी सी संरचना है, जो कि आप देख रहे हैं, एक छोटी सी संरचना है। एक वृत्त या डंठल, जिसे हम बीजांड वृत्त कहते हैं, आप आपरा द्वारा जुड़ी होती है, जिसे बीजांड काय भी कहते हैं। बीजांड वृत्त के साथ नाभिका नाल छेद से संगलित होती है, जैसे नाभिका बीजांड एक बीजांड वृत्त के संधि बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 अध्यावरण नामक संरचना अवतरण होते हैं। यहाँ अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से होते हैं, जिसे हम बीजांड द्वारा नामक आयोजित होने वाले रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड द्वारा इसके चारों ओर से देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का, तो अगला टॉपिक जो है वह दिया गया है कि बीजांड वृत्त के साथ नाभिका का नामक क्षेत्र जो संगलित होते हैं, अतः यह नाभिका बीजांड वृत्त के संधि बिंदु से प्रदत्त करते हैं। प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 अध्यावरण का नामक संरचनावरण होते हैं, जिसे हम बीजांड द्वारा आयोजित करते हैं। अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन में मात्र कोशिकाओं के एक बीजाणु की संरचना के प्रारूप में गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, जिसे हम प्राय एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांडकाय के बीजांडद्वार क्षेत्र से विगलन करते हैं। यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीव द्रव्य से समाहित एवं सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है, जिसे हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुजरती है। अगला आते हैं, अगला टॉपिक है स्त्री मादा युग्मोद्भिद। अधिकांश पुष्पीय पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक से अधिक कार्यशील होते हैं, जबकि अन्य 3 अविकसित होते हैं। चित्र 1.12 जिसमें नीचे फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के माध्यम से हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है परागकण। परागण जिसे कहते हैं, पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागकण एवं परागकोश के पैदा होते हैं। चूँकि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल हैं, अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को ही एक ही साथ लाना होता है। यह कैसे संपन्न होता है, यह उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागकण एक पराक्रम है, जो परागकणों के परागकोश में झड़ने के पश्चात एक स्त्री केसर के वर्तिकाग्र
तथा स्थानांतरण या संचरण के परागण कहा जाता है, जिसे परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पीय पादपों के एक आश्चर्यजनक अनुकूलन या व्यूह विकसित किया जाता है। ये परागण प्राप्त करने के लिए बाह्य कारकों द्वारा उपयोग करते हैं। क्या आप इस समय अधिक से अधिक बाहरी कारकों की सूची बना सकते हैं? अब चलिए देखते हैं परागण होता कैसे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि परागण जो होता है वो पुष्पों में ऊपर होता है। एक पुष्प से मक्खियों, मच्छरों आदि के द्वारा एक दूसरे में पहुंचते हैं। और जो मधुमक्खी होती है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका तो मधुमक्खी का होता है, जो एक से द्वारा दूसरे में पहुंचता है, फिर उसमें फल आते हैं। तो परागण के प्रकार, परागण के स्रोत को ध्यान में रखते हुए परागण को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है स्वयुग्मन, जिसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। एक ही उसी पुष्प में परागकोश में वर्तिकाग्र के परागकणों को स्थानांतरण होता है, जिसे चित्र देखेंगे 1.9 में। 1.9 बगल में ही चित्र दिया हुआ है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। जैसे इसमें पहला जो आ नंबर है वह स्वपरागित पुष्प है, मतलब अपने आप ही पर परागण कर लेता है और उसी में नर और मादा दोनों ही होते हैं। दूसरा होता है परागित पुष्प, जो पराग के माध्यम से फैलता है, जिसे हम मधुमक्खी के माध्यम से कहते हैं। जैसे कोई आप देखे हैं पुष्प, तो उस पुष्प का नाम हम बताते हैं कि उसका नाम है सूरजमुखी। सूरजमुखी जैसे होता है। ऊपर वाले में देखिए तो पहला जो है वो गुलाब है। 7 नंबर देखेंगे अनमूल्य परागकणीय पुष्प। अनमूल्य जो होता है वो उन्मूल्य पुष्प जैसे प्रजाति के पुष्पों को समान होते हैं, जिसके परागकोश वर्तिकाग्र में अनावृत होते हैं। जैसे अनमूल्य परागकणीय पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं। जैसे हम फिगर देखें 1.9 का 7 नंबर देखें। इस प्रकार के पुष्प में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक स्थित होते हैं। जब पुष्प कलिका के परागकोश अस्फुटित होते हैं, तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागकों को प्रभावित करते हैं। अतः अनमूल्य परागकणीय पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं, मतलब अपने आप ही एक दूसरे को आकर्षित करके उसमें स्वपरागण कर लेते हैं। उन्मूलीय परागकणीय पुष्प सुनिश्चित रूप से यहाँ तक कि परागकण की अनुपस्थिति में बीज पैदा करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि उन्मूलीय पौधों को क्या फायदे होते हैं? तो ये जैसे देखिए समजातीय परागकण का नंबर में स्वयुग्मन आपने पढ़ा था। दूसरा है समजातीय परागकण, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों का स्थानांतरण ही से हम कहते हैं समजातीय परागकण। जैसे सरसों का पुष्प। गा नंबर देखेंगे पर निषेचन। पर निषेचन मतलब दूसरों के माध्यम से निषेचन करने की क्रिया को हम पर निषेचन कहते हैं। इसमें विभिन्न पादपों के परागकोश के विभिन्न पादपों के वर्तिकाग्र एक परागकणों का स्थानांतरण होता है। मात्र यह एक ही प्रकार के परागकण जिसमें परागकणों के समय आनुवंशिकता विभिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। परागकण के अभिकर्मक या कारक। पौधे परागकण के अभिकर्मक या कारक के रूप में अजीवीय वायु, जल तथा अजीवीय प्राणी कारक एजेंडा के प्रयोग द्वारा लक्ष्य करते हैं, जिसे हम कतर पौधे का परागण के सजीव कारकों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागकणों के हाथ से जुड़े तथ्यों की क्षतिपूर्ति है तो पौधे बीजाणुओं की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं। तो इस चीज़ को तो सब लोग समझ सकते हैं कि जो पौधे होते हैं वो कितने परागकण करते हैं, तो असंख्य करते हैं, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। पुष्पीय पादपों में पानी द्वारा परागकण काफ़ी दुर्लभ है। यह लगभग 30 वंशों तक सीमित है, वह भी अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में। इसके विपरीत आप स्मरण करें कि निम्न पादप समूह जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटस तथा टेरियोफाइटस आदि के नर युग्मों के द्वारा ये परिवहन होते रहते हैं। ये हार्डिला में भी होते हैं और बैलेसिनेरिया में भी होते रहते हैं, जिसे हम एक पुष्पीय पादप के नाम से जानते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है? तो अगला टॉपिक जो आप लोगों का है, लास्ट टॉपिक देखते हैं। तो लास्ट टॉपिक जो अभी बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। अभी पहले टॉपिक जो बचा हुआ है निषेचन, पश्च निषेचन एवं घटनाएं, उसको देखेंगे। और उसके ऊपर पहला एक टॉपिक और है दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। तो दोहरा पहले इसको देख लेते हैं, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। यह एक सहयोग कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका तथा द्वारा सहयोगिका के बीच द्रव्य में दो नर युग्मक
अवमुक्त कर दिए जाते हैं। इसमें से एक नर युग्मक अंडकोशिका की ओर गति करता है और केंद्र के साथ संगठित होने से युग्मक संलयन पूर्ण होता है, जिसे हम परिणाम के लिए द्विगुणित कोशिका युग्मनज की संरचना होती है। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्लियर केंद्रक की ओर गति करता है और इससे हम संकलित होकर त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म या न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत 3 अगुणित नर युग्मक केंद्रकीय सम्मिलित होते हैं, तो इसे हम त्रिसंलयन कहते हैं, जो कि चित्र 1.1 मतलब 13A में, चूँकि एक भ्रूणीय पुटी भ्रूण कोश में 2 प्रकार के संलयन युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, अतः इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है, जो कि पुष्पी पादपों के लिए एक अनूठी घटना है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोशिका बन जाती है तथा भ्रूण कोश के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होते हैं। जो फिगर आप लोग देख रहे हैं वह दोहरा निषेचन द्विनिषेचन के फिगर हैं। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रतिवर्ष आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इसको आप विशेष ध्यान से पढ़िएगा। अगला देखिएगा, निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। ऊपरी वर्णित किए गए दोहरे निषेचन के अनुपालन तथा अनुहरण में भ्रूण पुष्प या भ्रूण के विकास की पहली घटना में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप से निषेचन ये पश्च घटना के रूप में जाना जाता है। पश्च घटना के टॉपिक जो आप पढ़े हैं इसके बारे में है। ये पश्च घटना के फिगर बने हुए हैं, जैसे एक प्रारूपी द्विबीज भ्रूण या पास के भ्रूण के अनुप्रस्थ काट, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो अगला टॉपिक जो हम लोगों का है वह है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या है? तो भ्रूणपोष का विकास ये फिगर नंबर 1 में दिया हुआ है। सबसे पहले प्रांकुर होता है, बीजपत्र होता है, बीजपत्राधार होता है, मूलांकुर या मूल गोप होता है। अगला टॉपिक है भ्रूण, इसको देख लीजिए। भ्रूण में मूलांकुर, मूल गोप, मूलांकुर चोल, इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो जो भ्रूण पोष है ये तो कम पूछे जाते हैं, पर भ्रूण जो होता है ये भी बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक जो आप लोग देख रहे हैं बीज, जिसमें लिखा हुआ पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। बीज के जो हैं, ये जो बीज का फिगर बना हुआ है और बीज के बारे में ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। आवृत बीजों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। लास्ट में आपके जो सपुष्प परिणाम, पहले पुष्प आते हैं, फिर उसके परपरागण होते हैं, परागकोश में जाता है, फिर उसके बाद बीज पत्र बनते हैं, फिर उसके बाद बीज के रूप में तैयार हो जाता है। तो ऐसे जो लास्ट आप लोगों का बनता है वो बीज बनता है, तो इसे हम आवृत बीजों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज ही होता है। इसको प्राय एक निषेचन बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। अब उससे इसके बारे में आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा जो फिगर के बारे में मैंने बताया है। तो ये सब आपके जो भी बताए जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपके हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। लास्ट में आपका जो बन रहा है वो असंग जनन एवं बहुभ्रूणता, ये क्वेश्चन 100% आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इस पर विशेष ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस बार ये पूछे जाने की संभावना 100% है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि असंग जनन या बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, ये तो इसलिए आप इसको विशेष ध्यान से तैयार करिएगा। अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। यद्यपि सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम कुछ एक पुष्पी पादपों जैसे कि एक्सटेरिया तथा घासों के बिना निषेचन के ही बीज पैदा होने की प्रक्रिया विकसित कर ली जाती है, जिसे हम असंग जनन कहते हैं। बिना निषेचन के पैदा हुए फल को क्या कहते हैं? इस प्रकार के असंग जनन या अलिंगीय प्रजनन होते हैं, जो लैंगिक प्रजनन का अनुहार करते हैं। असंग जननीय बीजों में विकास के सैकड़ों तरीके हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंड कोशिकाओं का निर्माण बिना आद्यसूत्री विभाजन के होता है, जो बिना निषेचन के ही भ्रूण में विकसित हो जाता है। प्रायः कई अवसरों पर, जैसे कि बहुत सारे नींबू वंश, सिट्रस तथा आम की किस्मों में भ्रूण कोश पुटी के आसपास की कुछ बीजांडकाई कोशिकाएं विभाजित होने लगी हैं और भ्रूण कोश में
प्रोधात्पी या प्रोट्यूड होती हैं तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार की प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। जब एक ही बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं तो ऐसी क्रिया को ही असंगजनन या बहुभ्रूणता के नाम से जाना जाता है। एक ही बीज में जैसे एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को यह बहुभ्रूणता कहते हैं। संतरे के कुछ बीजों को ले लें और उन्हें मरोड़ें तथा प्रत्येक बीज के भिन्न भिन्न आकारों एवं आकृतियों के तमाम भ्रूणों का अवलोकन करें। प्रत्येक बीज के भ्रूणों की गणना करें। असंगजन भ्रूणों की आनुवांशिक एवं प्रकृति क्या होगी? क्या उन्हें क्लोन कहा जा सकता है? हाँ, कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी संतरे के बीज हैं सब अलग अलग प्रकार के होंगे, तो आनुवांशिकी तो सब में हो जाएगी, पर भ्रूण की जो असंगजता जनता है वही तो बहुभ्रूणता कहलाएगी। बहुत से हमारे खाद्य एवं शाक फलों की संकर किस्मों को उगाया जाता है, तो संकर किस्मों की खेती में उत्पादकता को विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया जाता है। संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें एक साल उगाया या पैदा किया जाना चाहिए। यदि संकर किस्म का संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया जाता है तो उसकी पादप संतति पृथक्कृति होगी और वह संकर बीज की विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाएगी। इसीलिए हम जो हाइब्रिड होता है उसी को हम संकर बीज कहते हैं। तो जो हाइब्रिड होता है वो एक ही बार पैदा किया जाता है, दोबारा पैदा नहीं किया जाता है, क्योंकि उसकी जो विशिष्टता होती है वह दोबारा हमको प्राप्त नहीं होती है। यदि यह एक संकर बीज असंग जनन से तैयार की जाती है तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशेषताएं नहीं होंगी। इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फलन दर फलन संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई संकर बीज है, मान लीजिए कुछ बीजों को तैयार किया गया है और उन बीजों में जैसे मेन फलन जो होता है उसको एक साथ में रखा गया है, तो इसको हम प्रतिवर्ष उपयोग कर सकते हैं और इसे प्रतिवर्ष बीजों के रूप में खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। संकर बीज उद्योग में असंगजनन की महत्ता के कारण ही दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशाला में असंगजनन की आनुवंशिकता को समझाने के लिए शोध और संकर किस्मों की असंगजनित जीन्स को स्थानांतरित करने का अध्ययन चल रहा है। चलिए, आज का चैप्टर ख़त्म हुआ और आप लोग इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें 2 क्वेश्चन जो आप लोगों के हैं, 2-3 क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से देखिएगा। एक असंगजनन एवं बहुभ्रूणता, एक परागकण और एक भ्रूण और परागकोश, इन सब के बारे में जो आपके 3-4 क्वेश्चन बताए गए हैं उस पर आप विशेष ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। चलिए, धन्यवाद।